इससे पहले कि इंसान इस धरती को तबाह करते, धरती ने ही इंसानों को मिटाने का फैसला कर लिया। हर 7 लाख साल बाद धरती के नॉर्थ पोल और साउथ पोल रिवर्स हो जाते हैं और इस बार यह बदलाव पूरी दुनिया के लिए कयामत बनकर आने वाला है। कैरिबियन सागर के बीच एक परिवार अपनी याट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूद जाती है। आराम से तैरते हुए उसे पानी के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है क्योंकि आसपास उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह सोचती है कि शायद यह उसका वहम होगा। कुछ सेकंड बाद उसे दोबारा वही अजीब एहसास होता है। इस बार भी उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अब वह घबरा जाती है और याट की तरफ तैरना शुरू कर देती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग पकड़कर उसे नीचे खींचने लगता है। जूलिया मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे जूलिया की आवाज सुनाई नहीं देती। दूसरी तरफ उसका पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में मसरूफ होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिके रहने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह में पानी चले जाने की वजह से उसके लिए चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। थोड़ी देर बाद टॉम को एहसास होता है कि काफी देर से उसने जूलिया को नहीं देखा। वह यार्ड पर उसे ढूंढता है, लेकिन फिर अपनी पत्नी को खतरे में देख लेता है। वह बच्चों को बुलाता है और यार्ड को जूलिया की तरफ ले जाता है। फिर पानी में कूदकर जल्दी से जूलिया तक पहुंचता है और उसे संभाल लेता है। टॉम जूलिया को लेकर यार्ड की तरफ तैरता है और बच्चे दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। पूरा परिवार जूलिया को संभालता है, लेकिन जूलिया खुद को समझाती है कि शायद यह सिर्फ तेज लहरों की वजह से हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। इसी दौरान कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, इसलिए वह लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। वीडियो कॉल में उसका बॉयफ्रेंड दिखाता है कि शहर के ऊपर बहुत बड़े काले बादल छा गए हैं। अचानक कॉल ग्लिच हो जाती है और स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। कैसी ये बात परिवार को बताने आती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद जमीन से दूर होने की वजह से सिग्नल कमजोर है। तभी सबको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक बड़ा झुंड वहां से गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल मछलियां हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वे भ्रमित हो जाती हैं। अचानक यार्ड जोर से हिलती है और बेन गिर जाता है। टॉम परेशान हो जाता है कि कहीं यार्ड को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। वह डाइव लगाकर नीचे यार्ड को चेक करने चला जाता है। कुछ देर बाद वह वापस पानी की सतह पर आता है, लेकिन उसके कंधे पर एक बड़ा जख्म होता है। जूलिया जल्दी से उसके जख्म की सिलाई करती है। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वह प्रोपेलर से टकरा गया और उसके कंधे पर चोट लग गई। टॉम कहता है कि जो भी चीज थी वह बहुत ज्यादा बड़ी थी। जब वह यार्ड को देखता है तो उसे काफी नुकसान नजर आता है, इसीलिए वे लोग मदद बुलाने का फैसला करते हैं। जूलिया बार बार रेडियो पर मदद के लिए कोशिश करती है। कैसी अपने फोन पर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। तभी कैसी को एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और वह डर कर चीख उठती है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि बेन होता है, जो मास्क पहनकर उससे मजाक कर रहा होता है। कुछ देर बाद यार्ड पूरी तरह बंद हो जाती है और समुद्र के बीच फंस जाती है। जूलिया को रेडियो पर किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन आवाज इतनी खराब होती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। टॉम परिवार को बताता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिनों का खाना और पानी बचा है। अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। अचानक रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है और पूरे परिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब बाहर दौड़कर आते हैं और हैरानी से देखते हैं कि कई सारे उल्का पिंड जमीन पर गिर रहे हैं। जहाँ जहाँ उल्का पिंड गिरते हैं वहाँ बड़े बड़े धमाके होते हैं। एक उल्का पिंड उनके पास समुद्र में गिरता है तो टॉम जल्दी से यार्ड को चलाने की कोशिश करता है। इंजन बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होता है, लेकिन तभी एक और उल्का पिंड उसी जगह आकर गिर जाता है। पूरा परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। तभी टॉम को समझ आता है कि जो आग के गोले गिर रहे हैं वे उल्का पिंड नहीं बल्कि सैटेलाइट्स हैं। उसी वक्त बेन देखता है कि यार्ड से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है और पुष्टि करता है कि इंजन खराब हो चुका है। हवा तेज होने लगती है, इसलिए पूरा परिवार यार्ड के अंदर छिप जाता है। यार्ड जोर जोर से हिलने लगती है और बेन फिर से गिर जाता है। इस बार उसे चोट भी लग जाती है। तेज लहरें लगातार यार्ड से टकरा रही होती हैं। टॉम बड़ी मुश्किल से बाहर जाता है और सबको लाइफ जैकेट दे देता है। तभी अचानक बिजली चली जाती है। टॉम तुरंत पावर बॉक्स का बटन दबाता है और लाइट वापस आ जाती है। उसी वक्त बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया को चक्कर आने लगते हैं, जबकि कैसी सिंक के पास जाकर उल्टी कर देती है। टॉम लगातार रेडियो पर सिग्नल पकड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाता। अचानक आसमान में जोरदार गरज सुनाई देती है और हवा पहले से भी ज्यादा तेज हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक हैच खुल जाता है और तेज हवा खिड़कियां तोड़ने लगती है। टॉम एक फ्लेयर चला देता है और कुछ ही देर बाद चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह पूरा परिवार हैरानी में उठता है कि वे तूफान से बच गए हैं, लेकिन उनकी यॉट आधी तबाह हो चुकी होती है। जब वे बाहर निकलते हैं तो देखकर दंग रह जाते हैं कि समुद्र का सारा पानी गायब हो चुका है और उनकी यॉट अब जमीन पर फंसी हुई है। कैसी सिग्नल चेक करती है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह बंद होता है। बेन 2 मरे हुए केकड़ों के साथ खेलने लगता है। टॉम कंपास देखता है और हैरान रह जाता है, क्योंकि उसकी दिशा उलटी हो चुकी होती है। ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी को लगता है कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका होगा और वह पूरी तरह टूट जाती है।
जब जूलिया उसे समझाने आती है तो कैसी उसे दूर धक्का देकर अकेली चली जाती है। जूलिया और टॉम बचा हुआ सामान चेक करते हैं। बेन अपने बर्थडे वाले गुब्बारे से एक पत्थर बांध देता है ताकि शायद कोई जिंदा बचा हुआ इंसान उसे देख ले। टॉम फिर से रेडियो चलाता है और इस बार उसका संपर्क एक आदमी से हो जाता है। उसका नाम नोआ होता है और वह एक सबमरीन का कप्तान होता है। उसकी सबमरीन भी जमीन पर फंस चुकी होती है। नोआ बताता है कि पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स उलट गए हैं। इसी वजह से समुद्र का पानी पीछे हट गया है और कई इलाके डूब चुके हैं। वह कहता है कि उसे अभी तक कोई दूसरा जिंदा इंसान नहीं मिला और पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठप हो चुका है। वह आगे बताता है कि कुछ समय बाद पोल्स फिर से अपनी जगह पर लौटेंगे और शायद एक हफ्ते के अंदर समुद्र का पानी वापस आ जाएगा। वह परिवार को चेतावनी देता है कि जितनी जल्दी हो सके किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाओ, क्योंकि जब पानी वापस आएगा तो वह बेहद विनाशकारी होगा। नोआ बताता है कि उसका साथी क्रैश में मारा गया और उसकी सबमरीन में सिर्फ 3 लोगों के लिए ही जगह है। जूलिया और टॉम उसे हाथ जोड़कर कहते हैं कि कम से कम उनके बच्चों को बचा ले। तब नोआ उन्हें अपनी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स दे देता है। टॉम हिसाब लगाता है कि सबमरीन तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लगेंगे। वह परिवार से कहता है, आज रात अच्छी तरह आराम कर लो, कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। अगली सुबह पूरा परिवार सामान पैक कर रहा होता है। तभी टॉम को पास में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। वह एक लंगड़ा आदमी होता है जिसके हाथ में हारपून होता है और उसके साथ एक कुत्ता लगातार भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाकर उसे पानी की बोतल देता है, लेकिन वह आदमी किसी अनजान भाषा में बात करता है जिसे टॉम समझ नहीं पाता। जैसे ही वह पानी पीता है, अचानक उसी बोतल से टॉम के सिर पर जोरदार वार कर देता है और फिर उसके चेहरे पर एक जबरदस्त लात मारता है। जूलिया डर कर उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह पागल आदमी हारपून टॉम के पेट में घुसा देता है। टॉम कुछ पल तक दर्द से तड़पता रहता है और फिर वह उसकी गर्दन भी काट देता है। इसके बाद वह जूलिया के पीछे दौड़ता है और उस पर हारपून फेंकता है जो उसके कंधे में जाकर लग जाता है। जूलिया दर्द सहते हुए यॉट के अंदर भागती है और बच्चों से कहती है, जल्दी छिप जाओ। वह तुरंत दरवाजा लॉक कर देती है। कैसी और बेन सोफे के अंदर छिप जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन पकड़ा देती है और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छिप जाती है। वह आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है और आखिरकार अंदर घुस जाता है। पहले वह रखा हुआ खाना खा लेता है, फिर पूरी यॉट में इधर उधर उन्हें ढूंढने लगता है। आखिर में वह बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन जूलिया अपनी समझदारी से बाथरूम के एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाती है। वह आदमी सोचता है कि जूलिया भाग चुकी है, लेकिन जैसे ही जूलिया आगे बढ़ती है, उसका कुत्ता उसे देख लेता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। कुत्ता उस पर झपटता है। तभी जूलिया चाकू से उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर वह आदमी बाहर आ जाता है। अपने कुत्ते की लाश देखकर वह आग बबूला हो जाता है। इसी बीच जूलिया यर्ड की दूसरी तरफ से अंदर जाने की कोशिश करती है। वह ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन वह आदमी पहले ही वहां पहुंच जाता है। वह जूलिया को पकड़कर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वह नीचे गिर जाती है। जूलिया फर्नीचर का सहारा लेकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर वह उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि वह चाकू छोड़ दे। इसके बाद वह उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर दे मारता है और उसे सोफे पर फेंक कर उसका गला दबाने लगता है। बच्चे यह सब देख रहे होते हैं। तभी केसी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चला देती है, जो सीधे उस आदमी को जाकर लगती है। वह आग की लपटों में घिर जाता है और पूरे यर्ड में आग फैलने लगती है। बच्चे तुरंत वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जूलिया वापस आती है और उस आदमी को एक जोरदार किक मारकर गिरा देती है। फिर वह बैग उठाती है और वहां से भाग जाती है। बेन और केसी अपने पापा के पास जाकर रोने लगते हैं। जूलिया भी उनके साथ बैठ जाती है और तीनों मिलकर आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी अलविदा कहने लगते हैं। तभी वह डरावना आदमी यर्ड से बाहर निकल आता है, इसलिए पूरी फैमिली फिर से भागने लगती है। कुछ ही देर बाद यर्ड एक जबरदस्त धमाके के साथ उड़ जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद वे लोग एक छोटे से झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सकें। केसी सोचती है कि शायद वह पागल आदमी उनके पास गुब्बारा देख कर आया था। ये सुनकर बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है, लेकिन जूलिया उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है और सबको आगे बढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि वह आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा है। रास्ते में एक छोटे से तालाब के पास बेन एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर हैरान रह जाता है। तभी जूलिया देखती है कि वह आदमी फिर से उनके करीब पहुंचने वाला है। सभी लोग तेजी से भागते हैं और रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं, जहां उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। पूरी फैमिली सावधानी से उस कचरे को पार करती है और उन्हें लगता है कि उन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़ा लिया है। आगे बढ़ते हुए उन्हें बड़े बड़े मरे हुए समुद्री जीव और समुद्र की तलहटी में जमा हुआ ढेर सारा प्लास्टिक दिखाई देता है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है तो जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन का शिकार होने वाला है। वह सबको रुकने के लिए कहती है, लेकिन जैसे ही वह पानी की बोतल देखती है, उसे जोर का झटका लगता है, क्योंकि बोतल में पानी लगभग खत्म हो चुका हो। केसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है कि उसकी लापरवाही की वजह से सारा पानी खत्म हो गया। केसी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है, लेकिन फिर भी परिवार आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन मिलता है। अंदर कुछ हिलता डुलता देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ कुछ पक्षी होते हैं। परिवार फैसला करता है कि रात यहीं बिताई जाएगी। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कई कीड़े पड़े होते हैं। परिवार
परिवार देखता है कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं। इसका मतलब इस इलाके में कोई खतरनाक जीव छिपा हुआ है। जैसे ही वे लोग वहां से निकलते हैं, कई क्रैब्स उसके मुंह से बाहर निकल आते हैं। ये देखकर सभी बुरी तरह डर जाते हैं। कुछ घंटे बाद जूलिया और केसी मैप देख रही होती हैं, लेकिन बेन धीरे धीरे आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुक जाओ, लेकिन बेन एक तालाब के पास झुककर पानी पीने लगा है। जूलिया जल्दी से उसे खींचकर बाहर निकाल लेती है और समझाती है कि अनजान पानी पीने से वह बीमार हो सकता है। धूप बहुत तेज हो जाती है, इसलिए पूरा परिवार अपने सिर कपड़ों से ढक लेता है। बेन को चक्कर आने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती हैं और जूलिया और केसी उनसे एक अस्थायी शेल्टर बना लेते हैं। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और कहती है कि वे रात यहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है। बाहर जाकर देखती है कि क्रैब्स का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ आ रहा होता है। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। वहाँ क्रू के 3 सदस्य जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 आदमी मना कर देते हैं और तीनों परिवार को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर देते हैं। क्रैब्स उनके पास पहुंच जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है। जब वह खुद भी चढ़ने लगती है, तभी एक क्रैब उसके पैर को जोर से काट लेता है। बच्चे उसे खींचकर ऊपर चढ़ा लेते हैं, वरना वह नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक सुराख से कई क्रैब्स अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पर भारी पड़ते हैं और 2 आदमियों को मार डालते हैं। आखिरी आदमी छत के होल तक पहुंच जाता है, लेकिन क्रैब्स उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वह भी मारा जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुलती है, तो वह खुद को रेत के तूफान के बीच अकेली पाती है। वह घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। एक मरी हुई औरत का हथियार उठाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगी है। केसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वह और बेन मदद ढूंढने गए थे, जिससे उन्हें एक खुला कंटेनर मिल जाता है जहां वे तूफान खत्म होने तक रुक सकते हैं। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है, जो बेहद दर्दनाक होता है। तूफान खत्म होने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है, जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती हैं। लाशों की तलाशी लेते समय उन्हें एक रेडियो और एक गन भी मिल जाती है। जूलिया रेडियो के जरिए नौ से संपर्क करती है और बताती है कि उनका मैप खो गया है। इस पर नोव बताता है कि उन पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था। अब पूरा इलाका इन्हीं जीवों से भरा हुआ है। ऑक्सीजन की वजह से ये पूरी तरह पागल हो चुके हैं। नोव परिवार को जल्दी करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स ने पता लगाया है कि समुद्र उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी वापस आने वाला है और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हैं। वह एक फ्लेयर दागता है और परिवार उसी दिशा में चल पड़ता है। लंबी पैदल यात्रा के बाद परिवार को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है, जहां बेन पेशाब करता है। कुछ देर बाद वे आखिरकार अपने पास ही सबमरीन को देख लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना पड़ता है। जैसे ही वे उस रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते एक खतरनाक भूस्खलन हो जाता है। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को धक्का देकर आगे कर देती है और खुद पीछे हट जाती है, ताकि वह किसी पत्थर की चपेट में न आ जाए, लेकिन एक बड़ी पत्थर की दीवार उनके बीच आ जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि वे उसके बिना आगे बढ़ जाएं, लेकिन केसी मना कर देती है और जिद करती है कि उन्हें अपनी मां को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। दोनों के बीच काफी बहस होती है। आखिर में जूलिया जोर से चिल्लाकर वादा करती है कि वह बाद में अपने बच्चों को ढूंढ लेगी। मजबूर होकर केसी अपने भाई को साथ लेकर आगे बढ़ जाती है। दोनों बच्चे चट्टानी रास्ता पार करके सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नोव खून से लथपथ बाहर पड़ा होता है। वह बताता है कि उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका है और अब बच्चे सबमरीन लेकर निकल सकते हैं। उसे लगता है कि अब सबमरीन में एक अतिरिक्त जगह भी हो जाएगी। ये सुनकर केसी तुरंत अपनी मां को ढूंढने के लिए वापस भागती है। उधर जूलिया देखती है कि केकड़ों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। वह तुरंत फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़ों को वह मार देती है, लेकिन उनका झुंड इतना बड़ा होता है कि सबसे लड़ पाना नामुमकिन हो जाता है। तभी केसी पत्थर की दीवार के ऊपर दिखाई देती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ने लगती है। केसी की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ मिलकर सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ही वहां ऊपर खड़ा होता है। वह फ्लेयर चला देता है ताकि केकड़ों का ध्यान उसी तरफ रहे और परिवार आसानी से ऊपर चढ़ सके। जैसे ही केकड़े नो के शरीर तक पहुंचते हैं, वे उसे जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। जूलिया गन उठाकर लगातार फायरिंग करती रहती है ताकि बच्चे सुरक्षित तरीके से सबमरीन के अंदर पहुंच जाएं। जब बच्चे अंदर पहुंच जाते हैं, तब जूलिया को एहसास होता है कि उसकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं। वह गन केकड़ों की तरफ फेंक देती है और खुद भी बच्चों के साथ सबमरीन के अंदर चली जाती है। परिवार हैच को अच्छी तरह लॉक कर देता है और खिड़की से देखता है कि केकड़ों ने पूरी सबमरीन को चारों तरफ से घेर लिया है। इसी वक्त समुद्र का पानी वापस आ जाता है। तीनों तुरंत अपनी सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांध लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर उछालने लगती हैं।
इस दौरान जूलिया को पूरी यात्रा के दृश्य याद आने लगते हैं, जबकि केसी को उल्टी हो जाती है। कुछ ही देर बाद सबमरीन हाई प्रेशर जोन से बाहर निकल आती है और पूरा परिवार बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चों को होश आता है। खुद को जिंदा देखकर वे बहुत खुश होते हैं। वे हैच खोलकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि समुद्र की लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में लाकर छोड़ दिया है। यानी अब उनके पास जिंदा रहने और एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी रिकैप पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।